हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जीके में। तो आज हम हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, कंटेंट से ही पता चल जाएगा कि पेपर में आएगा या नहीं, या यहाँ से पूछे जाएंगे क्वेश्चन नहीं। मेरी पहला मकसद ये होता है कि बच्चों को पहले कंटेंट में बता दूं, फिर कक्षा में मैं पूरा तरीके से टॉपिक में मैं और तुम घुल मिल जाएं, अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश पूरी करता हूं मैं आपको, ठीक है, जिससे आपको बेहतर से बेहतर समझ में आए। फिर उसके बाद जब मैं बेहतर तरीके से आपको समझा देता हूं, उसके बाद फिर 15 से 20 क्वेश्चन मैं आपके सामने ला रहा हूं, हर सब्जेक्ट में ला रहा हूं, ताकि आप कहीं भी किसी भी प्रकार से जीके के क्वेश्चन को मार न खाओ, कहीं भी किसी भी एग्जाम में को लेकर के। ठीक है, मैंने जैसे पहले बोला है, इंस्टाग्राम पर भी, यूट्यूब पर भी और अपनी फेसबुक पर आईडी पर भी सब जगह आपको बोला हुआ है कि मैं ये चाहता हूं कि बच्चा सबसे पहले पेपर में बैठे और जीके के पोर्शन को सबसे पहले करे, अदर सब्जेक्ट को छोड़ करके सबसे पहले जीके को करे। ठीक है, 5 से 7 सेकंड में आप हर एक क्वेश्चन को अटेंड कर लोगे, तो बाकी सब्जेक्ट को, जो जैसे मैथ है, रीजनिंग है, अदर सब्जेक्ट जो है, उनके लिए काफी मात्रा में टाइम बच जाएगा आपके पास। ठीक है, मेरा तो मेन मकसद ये है कि बच्चा किसी ना किसी प्रकार से टाइमिंग को कंज्यूम करके बचा करके अपने अदर सब्जेक्ट पे लगाई। ठीक है, मैं इसलिए यहाँ से डीपली लेकर चल रहा हूँ थोड़ा, और बढ़िया तरीके से समझा रहा हूँ। ऐसा नहीं है, विद क्वेश्चन के साथ फिर सैटरडे संडे आपको क्वेश्चन भी करा रहा हूँ। ठीक है, तो यही है मेरा मेन मकसद, यही है। और ऑन यूट्यूब पर सब कुछ फ्री है आपके लिए, फ्री है, फ्री कोर्स है, फ्री यूट्यूब नोट्स वगैरह सब कुछ है। कोई बच्चा मेरे से पर्सनल मांग रहा है, उनको पर्सनल दे रहा हूँ नोट्स। ठीक है, नोट्स की बात है, किसी कोई बच्चा मैसेज कर देगा, तुरंत नोट्स मैं डाल दूंगा। ठीक है, तो चलते हैं सीधा, आपकी स्लाइड सामने है। आदिवासियों के बारे में जानेंगे आज हम। ठीक है, कौन कौन सी जनजातीय प्रजातियां, कौन कौन सी जंगलों में, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, चैप्टर बहुत इंपोर्टेंट है। आदिवासी और दीकू के बारे में जानेंगे, चीजें है क्या। ठीक है, झूम खेती कहाँ से होती है, झूम कल्टीवेशन जो है। बिरसा मुंडा प्रजाति के बारे में जानेंगे, अंग्रेजों की प्रतिक्रिया क्या थी इनको लेकर के, ये सारी चीजें हम जानेंगे आज इस चैप्टर में। ठीक है, तो अंग्रेजी राज में आदिवासियों का जीवन कैसा होता था, लाइफ ऑफ ट्राइबल, जो ट्राइबल्स थे, ट्राइब्स थे, इन ब्रिटिश राज के अंडर कैसे काम करते थे, कैसे जीवन व्यतीत करते थे। ठीक है, तो भारत में आदिवासियों की सैकड़ों प्रजातियां रहती हैं। अलग अलग आदिवासी आजीविका के लिए अलग अलग तरह के काम करते थे। इनमें से कुछ के बारे में आगे बताया गया, जैसे मैंने स्लाइड में दिए हुए हैं, कि जैसे कि झूम खेती पढ़ लेते पहले। झूम खेती में कौन कौन से क्या रहते थे। घुमंतु खेती को झूम खेती कहते हैं। घूमने मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर, या एक जंगल को काट कर वहां पर कुछ दिन डटे, फिर वहां पर वो वेस्ट हो गया जमीन को, वहां पर पैदावार खत्म होने लगी, मतलब होती नहीं थी, तो फिर अदर्स जंगल में दूसरे स्थान पर जाकर के जंगलों को सफाया, फिर वहां पर खेती, ऐसी झूम खेती ये होती थी। ठीक है, तो झूम खेती करने वाले लोग भारत के पूर्वोत्तर और केंद्रीय भागों में, नॉर्थ ईस्ट में, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर केंद्रीय भागों में, पहाड़ों में, जंगलों में रहते थे। वे जंगल में कभी कहीं भी बैराकोटक आते जाते थे, और जंगल की किसी भी जमीन को खेती के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। ठीक है, झूम खेती करने के लिए जंगल की जमीन को किसी टुकड़े के साफ करना होता था, मतलब कि प्रॉपर एक जंगल है, उसके किसी भी टुकड़े को साफ कर लेते थे। इसी काम के लिए बड़े पेड़ों को, टहनियों काट दिया जाती थी, और ताकि जमीन तक धूप आ सके। ठीक है, उसके बाद गिरी हुई पत्तियां, टहनियां जला दी जाती थी। उससे बनी राख को मिट्टी में मिलाने बाद वह जमीन बीजों को बिखेर दिया जाता था, और एक फसल उपजने के बाद आदिवासी उस जमीन को परत छोड़ देते थे, और नई जमीन की तलाश करने लगते थे। बस सिर्फ एक ही फसल उग पाती थी। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, सारी चीजें आप समझ में आ रही होगी झूम खेती क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है शिकारी और संग्रह क्या है, जैसे मैंने पहले बता चुका हूं इनके बारे में। कई आदिवासी जंगल में से फल फूल कंदमूल इकट्ठा करते थे, मैंने बताया भी है आपको, पहले पढ़ा है। उड़ीसा की खोंड, खोंड जनजाति ऐसी जनजाति का एक उदाहरण है। लोग शिकार के लिए समूह बनाकर निकलते थे, एक बार समूह ग्रुप के टॉप में चलते थे। फल और कंदमूल का इस्तेमाल भोजन के रूप में होता था। साल और महुआ के बीजों से तेल निकाला जाता था पहले, जिसका इस्तेमाल भोजन पकाने के लिए होता था। ठीक है, देख लो इनका। और जंगल से मिलने वाली जड़ी बूटी का इस्तेमाल दवाइयों के रूप में होता था। ठीक है, ये लोग जंगल से मिलने वाले कुछ उत्पादों को नजदीक से बाजार में बेचते थे, ये भी काम करते थे। ठीक है, सब तरीका के इन्होंने काम किया है, जो घुमंतु लोग थे, जो शिकारी संग्रह वाले लोग थे। ठीक है, आशा करता हूँ सिंपल लैंग्वेज समझ में आ रही होगी। कहीं भी किसी भी टॉपिक में आपको कहीं भी कोई दिक्कत हो तो तुरंत मुझे बता दिया करो। ठीक है, कुछ आदिवासी छोटी मोटी मजदूरी भी कर लेते थे। आसपास के गांव में कुछ लोग खेतों पर काम करते थे, तो कुछ माल ढोते थे, और कुछ सड़क निर्माण में मजदूरी करते थे। ठीक है, अंग्रेजी द्वारा कुछ नए नियम बनाने में आदिवासियों के लिए जंगल पहुंच से बाहर होते चले गए। उसके बाद कई आदिवासी काम का तलाश में इधर उधर पलायन करने लगे, मतलब ढूंढने लगे भाई कैसे किसी प्रकार की नौकरी मिले। लेकिन अधिकतर आदिवासियों को दूसरे के लिए ही काम करना अपने शान के लिए खराब लगता था।
ठीक है, वो किसी का अंडर काम नहीं करना चाहते थे। ठीक है, मध्य भारत की बैगा जनजाति ऐसी एक जनजाति थी जो किसी के अंडर काम नहीं करना चाहती, खासकर इन अंग्रेजों के अंडर। अब सेठ साहूकारों का संपर्क कैसा था इनसे? कई चीजें ऐसी होती थी जो जंगल में नहीं मिलती थी। ऐसी चीजें के लिए आदिवासियों को व्यापारी और साहूकारों पर निर्भर रहना पड़ता था। व्यापारी अपना सामान बेचने जंगल में जाते थे, क्षेत्रों में जाते थे और आदिवासियों से भी कुछ चीजें खरीदते थे। उस समय साहूकार उन आदिवासियों को कर्ज भी देते थे, जिसकी ब्याज दर बहुत अधिक होती थी। सेठ और साहूकारों के चक्कर में पड़कर आदिवासी गरीब और कर्ज में बोझ तले दबने लगे। ठीक है, इनका दिमाग यही था कि इनको भी अपने अंडर किया जाए। ये ज्यादा से ज्यादा काम वाले होते थे, मतलब अधिक मात्रा में काम करते होंगे। ठीक है, और सबसे ज्यादा औषधि जो दवाइयाँ बेचते, जैसे मैंने पहले बताया बाजारों में, वो चीज इनको बहुत अच्छी लगती होगी। ठीक है, इनको बहुत ही अच्छी इनका सहारा मिला। इन्हें अपने चक्कर में करने के लिए तो ये गए थे और कर्ज में डुबो दिया एक दिन। इसलिए व्यापारी और साहूकार को अच्छी नजर से नहीं देखा जाता था इनके द्वारा। उन्हें आदिवासियों के दुखों का कारण माना जाता था। देख लो, इतना बुरा करने लगे। इन आदिवासी तक न छोड़े, जानवर पालने वाले एनिमल हस्बेंड्री, क्या कई आदिवासी जानवर पालते थे। वे मवेशियों के झुंडों के साथ मौसम के हिसाब से एक स्थान से दूसरे स्थान आते जाते थे ताकि अच्छी चारगाह तक पहुंच सके। पंजाब के वन गुज्जर और आंध्र प्रदेश के लवादी मवेशी पालना करते थे। कुल्लू के गद्दी भेड़ पाल, कुल्लू मनाली जो है, ठीक है, अब यही पूछ लेगा, पंजाब के वन गुज्जर है, आंध्र प्रदेश में लवादी हैं और कुल्लू में गद्दी भेड़ पालते थे, जबकि कश्मीर के बकरवाल बकरियां पालते थे। ये इंपॉर्टेंट है, इन क्वेश्चनों में से क्वेश्चन आए हुए हैं और मैं दिखा भी दूंगा आपको, जैसे मैंने पहले भी दिखाया आपको। एक जगह खेती करना, जैसे कि 19वीं सदी से पहले जो कई आदिवासी समूह ने एक जगह रुककर खेती करना शुरू कर दिया था। ऐसी ज्यादातर स्थितियों में जमीन का मालिक पूरा समुदाय होता था। ठीक है, जैसे कि छोटा नागपुर जो है और मुंडा आदिवासी मामले में कुटुंब के हर सदस्य का जमीन पर अधिकार होता था, लेकिन कुटुंब के कुछ लोग के आसपास अन्य लोगों से अधिक शक्ति होती थी। कुछ लोग मुखिया बन गए और बाकी उनके अनुयायी बन गए। शक्तिशाली मुखिया अक्सर खुद खेती करने की बजाय दूसरों खेती के पट्टे पर जमीन दिया करते थे। फिर वे भी इसको डोमिनेट का सिस्टम होने लगा। अंग्रेजी को लगता था कि एक जगह पर स्थायी रूप से रहने वाले आदिवासी अधिक सभ्य थे, जैसे कि गोंड, संथाल। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछ लेगा। शिकारी, और इनको कौन सी जाति, ये जो जनजातियां थी अच्छी लगती थी किनको? आदिवासी। ये आदिवासी की जनजाति जो थी, कौन अंग्रेजों को कौन सी अच्छी लगती? गोंड जाति और संभल या संथाल जो कहते हैं। शिकारी और घुमंत खेती करने वाले जंगली और पिछड़े के रूप में देखा जाता था उनको। बेचारे एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे। अंग्रेजों को लगता था कि वैसे आदिवासियों को सभ्य बनाने की जरूरत थी। ठीक है, सभ्य का मतलब इनको और अच्छे तरीके से, या तो मतलब अपने कब्जे में करने की कोशिश थी। पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो खैर कहा है, ठीक है, ग्रोथ क्या करेंगे इनकी। आदिवासी मुखिया की हैसियत कैसी थी? अधिकतर आदिवासी इलाकों में मुखिया एक महत्वपूर्ण व्यक्ति होता था। उसके पास अच्छी खासी आर्थिक सत्ता होती थी। उसके पास अपने क्षेत्र का प्रशासन अधिकतर होता था। क्या है कि मुखिया की अपनी पुलिस भी होती थी। वे जमीन और जंगल को लेकर स्थानीय कानून बनाते थे। देख लो आदिवासियों के काम, ठीक है, वे बहुत ही अवेयरनेस रखते थे अपने अंदर। ठीक है, और वो हुलुलु वाड़े रहते ना, वो जो फिल्मों में दिखा देते, उनके दिमाग देख लो। इस समय फिल्मों में तो ऐसे ही दिखाया जाता है, लेकिन अंग्रेजी राज के दौरान आदिवासी मुखिया के काम और शक्तियों में काफी बदलाव आए। अब अंग्रेज यही तो करने लगे, उनकी अधिकतर शासकीय शक्तियां कम हो गई। उन्होंने अंग्रेजों के नियमों को मानने के लिए बाध्य होना पड़ा। अंग्रेजी शासन के नाम उन्हें अपने लोगों को अनुशासित करने का काम दे दिया, और अभी भी उन्हें अपने इलाकों की जमीन मालिकाना हक मिला हुआ था। वे उन जमीनों को पट्टों दे सकते थे, लेकिन उनकी शक्तियों में अच्छी खासी कमी आ चुकी थी। घुमंतु किसानों की स्थिति, नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने। घुमंतु किसानों को अंग्रेज एक समस्या के रूप में देखते थे। स्थायी रूप से खेती करने वाले को नियंत्रण में रखना और उनसे लगान वसूलना का आसान काम होता। जैसे कि वो गांवों को अपने, जैसे मैंने बताया ना पहले हिस्ट्री में क्लास में, जैसे कि इन्होंने कलकत्ता पर कब्जा किया, फिर मद्रास पर, फिर आपके मुंबई पर, इन पर किलेबंदी इनकी बढ़ती चली गई थी। ठीक है, दिन पे दिन अपना प्रशासन करने चले गए थे। ठीक है, जैसे मैंने पीछे बताया आपको पिछले चैप्टरों में, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिस बच्चे ने क्लास नहीं ली वो समझ ली। ठीक है, तो किसान, इन बेचारे पर कब्जा करना, इन बेचारों को अपने अंडर करना बहुत आसान काम था। ठीक है, इन पर सब कुछ होने लगा, कर वसूलने लगे, नियंत्रण करने लगे इन पर। और लेकिन घुमंतु खेती करने वालों पर यह बात लागू नहीं होती थी। इसलिए अंग्रेज चाहते थे कि ऐसे लोग भी एक जगह टिक कर खेती करें। लगान से आमदनी सुनिश्चित करने के लिए अंग्रेज लैंड सेटलमेंट का सिस्टम शुरू किया इन्होंने। ये इतने चालू थे कि एक भी सदस्य बाहर नहीं जाना चाहिए। आदिवासी तक इन्होंने अपने अंडर कर लिए थे अंग्रेजों ने, इन फरंगियों ने। ठीक है ना, कुछ किसानों को जमीन का मालिक बना दिया गया, जबकि बाकी किसानों को काश्तकार बनाया गया। जमीन के मालिक को अब काश्तकारों से लगान वसूल कर उसे सरकार को देना पड़ा
था। लेकिन झूम खेती करने वालों को एक जगह बसने की अंग्रेजी की कोशिश असफल हो रही थी। ठीक है, लेकिन जो झूम खेती करते थे वो एक जगह टिकते ही नहीं थे भाई, उनको तो पीढ़ी दर पीढ़ी ये भी चल रहा था कि एक जमीन को यूज करो, फिर आगे जंगलों में चले जाओ, उसको काटो, फिर यूज करो, ऐसे उनका तो काम यही था, पर उनको रोक पाना संभव नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपनी स्लाइड पर। 2-3 स्लाइड है। यह याद रखना होगा कि झूम खेती जिन इलाकों में की जाती वहां पानी का अभाव होता और मिट्टी सूख जाती, और ऐसे इलाकों में सतही खेती करने में बहुत फायदा नहीं होता था। पूर्व उत्तर भारत जो नॉर्थ ईस्ट है, भारत में झूम की खेती करने वाले अंग्रेजों की उन नीतियों का विरोध किया। जब विरोध बढ़ने लगा तो अंग्रेजों ने उन्हें घुमंतु खेती करने वाले का आजाद कर दिया। ठीक है, वन कानून और उनके प्रभाव। वन के नए कानूनों ने आदिवासियों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। वनों को सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया गया। जिन जंगलों से लोग जला वन लाते थे उन्हें आरक्षित वन बना दिया गया। आरक्षित वनों में अब आदिवासी पहले की तरह बेरोक टोक नहीं घूम सकते थे। अब वे उन जंगलों से पहले की तरह घूम खेती नहीं कर सकते थे, ना ही फल ले सकते थे, ना ही शिकार कर सकते थे। देख लो कितना डोमिनेटेड सिस्टम था। ठीक है, कानून और इनके प्रभाव के अंदर उनको भी बेचारों को इतनी मुसीबतें झेलनी पड़ी, अत्याचार झेलनी पड़ी। ठीक है, जो बेचारे किसी से कोई मतलब नहीं रखते, अपने से मतलब रखते थे। बदलते परिवेश के कई आदिवासी काम की तलाश में पलायन करने लगे बेचारे, उतलास्ट काम हो गए। फिर इससे अंग्रेजों को मजदूरी की कमी को डर सताने लगा। यह देखकर अंग्रेजी अफसरों ने एक समाधान निकाला। अब समाधान देख लो। आदिवासियों को झूम खेती की अनुमति दी गई, लेकिन एक शर्त पर। इसके बदले में उन्हें वन विभाग के मजदूरों को मुहैया कराने थे और वनों की देखभाल करनी थी। ठीक है, इस तरह से कई इलाकों पर में वन बनाए गए। मतलब कि पहले जैसा काम फिर भी नहीं दिया, जो पहले सिस्टम था उनको खुला खाना, खुला मौज उड़ाना, वो सिस्टम नहीं था। ठीक है, वो ये कि इसके अंडर इन अंग्रेजों के फरंगियों के अंडर काम करने लगे थे बेचारे आदिवासी भी। ठीक है, क्या ये आदिवासियों ने नए वन नियमों का विरोध शुरू कर दिया था। वे इन नियमों को मानने से इनकार करते थे। वे हर उस काम को जारी रखने लगे जिन्हें गैर कानून करार कर दिया गया था। कई बार लोग विद्रोह कर सुर भी उठाने लगे। असम में 1906 में होने वाला संगमा सेंट्रल प्रोविजन एंड 1930 में दशक में होने वाली वन सत्याग्रह ऐसे विद्रोह उदाहरण है। 1906 में असम में और 1930 के दशक में भी ये दोनों चीज इंपोर्टेंट है, पूछ लेगा क्वेश्चन यहाँ से। ठीक है, व्यापार का समस्या क्या हुई। व्यापारी और साहूकार अक्सर वन उत्पाद खरीदने आया करते थे। वे आदिवासियों से मजदूरी करने को भी कहते थे, उन्हें कर्ज भी देते थे, लेकिन मैंने जैसे बताया ना, वो ये शोषण करते थे उनको कर्जदार बना देते थे। ये सारी चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, बिचौलियों का भी काम बहुत बुरा था इनका। मजदूरी की स्थिति 19वीं सदी में आखिरी वर्ष पर चाय बागान खनन महत्वपूर्ण उद्योग बन चुका था। 19वीं सदी मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछ लेगा। 18वीं सदी में था चाय बागान का उत्थान, जो एकदम से आए, जैसे कि उद्योग इनके बन चुके थे अधिक मात्रा में, चाय की और खनन इनकी अधिक मात्रा में मांग बढ़ने लगी थी। ठीक है, उस समय असम के चाय बागानों, झारखंड के कोयले के खानों में भारी संख्या में आदिवासी मजदूर काम करते थे। उन्हें बहुत कम मजदूरी मिलती थी बेचारों को। उन्हें अपने घर पर जाने नहीं दिया जाता था, दिन रात कमाई करवावे। ये कौन? अंग्रेज। बिरसा मुंडा के बारे में पढ़ लेते हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई मेरे। इसको स्टार लगाना, कई स्टार लगा रहा हूं मैं। ठीक है, बिरसा मुंडा का जन्म 1870 के दशक में हुआ। उसका बचपन वो होंडा के जंगल में बीता था। बिरसा के पिता को काम की तलाश में अक्सर भटकना पड़ता था। अपनी किशोरावस्था में बिरसा ने बीते हुए काल को में मुंडा विद्रोह की कहानी सुनी थी। उसने उन सरदारों के बारे में सुना था जो लोग को विद्रोह के प्रेरित करते रहे थे। वे सरदारों को स्वर्णिम युग और सतयुग की बात करते थे, जब मुंडा लोग जो दीकू पढ़ा है ना, वो द्वारा होने वाले शोषण से आजाद थे। वे ऐसे समय के बारे में बताते थे जब पूरे समुदाय के पारंपरिक अधिकार दोबारा मिल गए थे। ठीक है, कई सोचों का प्रभाव क्या हुआ कि बिरसा पर विभिन्न सोचों का प्रभाव पड़ा था। ठीक है, इन्फ्लुएंस ऑफ मल्टीपल थॉट्स जो होते हैं, थॉट। बिरसा की पढ़ाई लिखाई एक मिशनरी स्कूल में हुई। वह मिशनरियों के प्रवचनों से बेहद प्रभावित था। उसके बाद बिरसा ने किसी वैष्णव उपदेशक के पास कुछ समय बिताया। इस दौरान उसे करुणा और साफ मन के महत्व के मतलब समझ में आया। ठीक है, मतलब पढ़ाई में अच्छे थे। ठीक है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट, जैसे मैं आपको बता भी रहा हूँ। एक मिनट, नेक्स्ट टॉपिक। बिरसा अपने आदिवासी समाज को सुधारना चाहता था। कहानी के रूप में मैंने घेर दी है। वह चाहता था कि मुंडा लोग शराब छोड़ दें, अपने गांव को साफ सुथरा रखें। वह चाहता कि बेहद प्रेत और जादू टोना विश्वास करना बंद कर दे। बिरसा चाहता था कि लोग अपने खेतों पर काम करें और एक जगह पर टिक कर रहे। ठीक है, जैसे कि एक शैतान से दूसरे शैतान चेंज करते, वो सारी चीजें। बिरसा एक पढ़ा लिखा आदमी बन चुका था, अपने समाज को बदलना चाहता था। ठीक है, अंग्रेजों की प्रतिक्रिया क्या रही। बिरसा के आंदोलन का मकसद था कि मिशनरियों, साहूकारों, हिंदू जमींदार
जुजारो सरकार को वहां से उखाड़ फेंकना, इनका तो काम ही हो। इस आंदोलन का मकसद था कि ऐसे मुंडा राज को स्थापित करना जिसकी अगुवाई बिरसा करे। ऐसे आंदोलन में ब्रिटिश अफसर चिंता पड़ गए थे। बिरसा को 1895 में हिरासत में ले लिया गया और 2 वर्ष की जेल भी सजा सुनाई गई। उसे 1857 में छोड़ दिया गया और उसके बाद वह अपने विचारों को फैलाने के मकसद में गांव गांव भटकने लगा। उसकी बातों से प्रेरित होकर लोगों ने उस चीज को निशाना बनाना शुरू कर दिया जो बाहरी लोगों को जो दीकू से जोड़कर रखते थे, ठीक है, देखते थे। बिरसा की मृत्यु हैजे के कारण 1900 में हो गई और उसके बाद आंदोलन धीमा पड़ गया। लेकिन बिरसा के आंदोलन ने अंग्रेजी शासक को आदिवासियों के हिसाब से नियमों को बदलने के लिए बाध्य कर दिया था, ठीक है, इतना काम तो कर दिया उसने। आदिवास जो लोग आज भी जंगल या उसके आसपास परंपरागत तरीके से रहते हैं उन्हें आदिवास कहा जाता है। आदिवास का समूचा सामाजिक ढांचा, कायदे कानून हमारे समाज की मुख्य धारा से बहुत अलग होता है आज भी, ठीक है, इनकी परंपरा है। दीकू क्या है, आदिवासियों की नजर में हर बाहरी व्यक्ति किसी दुश्मन की तरह होता था। ऐसे लोग को ही दीकू कहते थे, मतलब कि आदिवासियों के अंडर जो भी उनके गांव में चला जाता था उनको दीकू कहा जाता था, उनकी जुबानी, ठीक है, ये थी। साल शब्द का क्या अर्थ है? साल एक पेड़ होता है। गुज्जर जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? मैंने पूछा है आपको, बताया है आंध्र प्रदेश में कौन सी, कश्मीर कौन सी, याद कर लेना, ठीक है। गुज्जर जनजाति आपकी पंजाब में स्थित है। लवाड़िया जो कि आंध्र प्रदेश में। भेड़ों को कौन पालता था? गडरिये, गुज्जर, संभाल, मतलब गडरिये पालते थे भेड़ों को, ठीक है। भेड़ों के झुंड को क्या कहते हैं? समूह, जनजाति, इनमें से कोई नहीं, रेवड़ कहा जाता है, रेवड़। ये क्वेश्चन आए हुए हैं, मैंने इसलिए डाले हैं करंट अफेयर में। गडरिये कहाँ पर रहते थे? कुल्लू में रहते थे गडरिये, ठीक है। कुल्लू कहाँ पर है? कुल्लू मनाली जो, ठीक है। बताओ ब्रिटिश अफसरों की नजर में सभ्य कौन था? गौंड और संथाल, क्योंकि ये एक जगह रहकर टिककर काम करते थे, एक जगह, ना कि झूम की तरह, झूम कहते जो घुमंतु लोग थे उनकी तरह, ठीक है। तो इनको तो अच्छे लगेंगे, ये सभ्य लगेंगे इनको ये। मध्य प्रदेश में घुमंतु खेती को क्या कहा जाता? झूम, बेवड़, प्रति, रेयत। तो उनको जो बेवड़ कहा जाता था, जो मध्य प्रदेश की बात हो रही है, मध्य प्रदेश में इनकी जो खेती होती थी इनके द्वारा, उनको बेवड़ी कहा जाता था, ठीक है, जो घुमंतु खेती होती थी। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने, एक मिनट। हाँ, बर्बर शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? झूम की खेती के लिए, जंगलों में रहने वालों के लिए, खोड़ समुदायों के लिए, घुमंतु के लिए। किसके लिए होता था? अगर आपने स्लाइड करी है, मतलब कि आपने पढ़ा है अच्छे तरीके से, तो आप 1 मिनट में इन चीजों को बता दोगे, ठीक है। आशा करता हूँ सारी चीजें मैंने बताई हैं इन स्लाइड के अंदर, टॉपिक भी क्लियर किए हैं, तो सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड, 9th क्वेश्चन। बर्बर शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया गया था? बर्बर शब्द किया गया था झूम की खेती के लिए? नहीं, जंगलों में रहने वालों के लिए किया गया था। तो खोड़ समुदाय अलग है, घुमंत के लिए भी नहीं, ठीक है। बर्बर शब्द किसके लिए? तो अंग्रेजों को आने से पहले आदिवासी मुखियाओं का स्थान कैसा था? ज्यादा आर्थिक ताकत थी उनकी, बिल्कुल अपनी पुलिस होती थी, जैसे मैंने बताया अपने नियम होते थे। तो डी इज द राइट आंसर हो जाता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। स्लीपर किसको कहते हैं? लकड़ी के तख्ते को जिस पर रेल की पटरियां बिछाई जाती थी, स्लीपर उसको कहा जाता है, सबको पता होगी इसकी। तो वन कानून का विरोध कब और कहां हुआ था? 1906 में असम में और 1903 में मध्य प्रांत में। मैंने बस बताया आपको, सी इज द राइट आंसर। 18वीं सदी में भारत के किस चीज की मांग और उत्पादन था? रेशम का, ठीक है, रेशम का सबसे ज्यादा मांग थी उस समय। सूती कपड़े का, कपास का, गेहूं को। रेशम इज द राइट आंसर है, और किसी की नहीं थी। रेशम के कीड़े कौन पालता था? हाजिरबाग, झारखंड, संभाल, ये सभी पालते थे उस समय रेशम के कीड़ों की। मांग इतनी तगड़ी थी उस समय। चाय के बागान और खनन उद्योग कब फैलने लगी? 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी, या इनमें से कोई नहीं? तो 19वीं शताब्दी में चाय के बागान होने लगे। 18वीं शताब्दी मैंने बताया आपको, जैसे कि पिछला क्वेश्चन था, 18वीं शताब्दी में रेशम की मांग अधिक मात्रा में होने लगी, और 19वीं शताब्दी में चाय के बागान। अब चाय के बागान कहाँ? असम में, ठीक है। कॉफी कहाँ पर? खनन कहाँ पर? मध्य प्रदेश, छोटा नागपुर में है, मध्य प्रदेश नहीं, झारखंड। कोयला खाद्यान्न कहाँ पर होता है? कहाँ? ये झारखंड में, बिहार में, दोनों है, ठीक है। वेलोर वर्ली विद्रोह कब हुआ? ये इंपॉर्टेंट है। वर्ली विद्रोह, अगर इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना चाहते, मैंने अलग से क्वेश्चन दिया है आपके सामने कि वर्ली विद्रोह जो हुआ था ये कहां पर, कैसे हुआ था, इसके बारे में आप गूगल मारना, सर्च मारना कि वर्ली विद्रोह कहां पर हुआ था। वर्ली विद्रोह जो हुआ था आपका 1940 में महाराष्ट्र में हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट कर दे दिया, एक क्वेश्चन दे दिया आपको। बस्तर और वर्ली क्या थी? बस्तर बदलते कानून, शोषण, बिंदियों के खिलाफ बगावत, ये आई थिंक सभी था। बस्तर और वर्ली का मतलब यही था कि इनको सभी, इनका मतलब बस्तर और वर्ली जो थे बदलते कानून के शोषण करते थे, पाबंदियों के खिलाफ बगावत करते थे। बस्तर और वर्ली का ये थोड़ा सा अलग से क्वेश्चन है जो कि मैंने टॉपिक डाला नहीं है। बिरसा का जन्म किस परिवार में होता? ये मुंडा में हुआ था, ठीक है। इसका राइट आंसर आपके सामने है। आशा करता हूँ सारी चीजें आपके समझ में आया होगा, ठीक।
नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट तो कुछ भी नहीं है, इसी के साथ मेरी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आशा करता हूँ सारी चीजें समाप्त हो गई होंगी। आशा करता हूँ जिस एनर्जी के मैंने साथ आपको ये हिस्ट्री की क्लास करवाई है, थर्ड क्लास आपके माइंड में बिल्कुल अच्छे तरीके से एक एक टॉपिक आ गया होगा। फिर मैंने क्वेश्चन कराए, थोड़ा सा करंट से रिलेटेड भी कर दिए जो कि पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब मैं ऐसे भी करने लगा हूँ तो करंट से रिलेटेड भी डालता रहूंगा। ठीक है, ताकि आपके क्वेश्चन क्लियर होते चले। ठीक है, तो इसी के साथ मेरी लाइक तो कर दिया करो यार, जब क्लास ले रहे हो तो लाइक तो कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो अपने भाइयों और बहनों को, सभी को। ठीक है, तो इसी के साथ मैं विदा लेना चाहता हूँ। नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत।